दोस्तों, कुछ दोस्त कह रहे थे हमें एक्शन सीन वाली एपिसोड चाहिए। आज वाली एपिसोड उनके लिए दिलचस्प सस्पेंस से भरपूर एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शुक्रिया। उछलते हैं आज की मजेदार एपिसोड की तरफ। उशादी बोला, फिक्र ना कर, तेरी तरफ नहीं भटकने देता। अच्छा, मुझे किसी की कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। ये कहकर शादे ने कॉल बंद कर दी। शादे की बात सुनकर मुझे परेशानी होने लगी, क्योंकि उन बलोचों के मर्दों से ज्यादा मुश्किल औरतों को संभालना होता है। मर्दों को तो बंदा बाजुओं के जोर से दबका लेता है, मगर औरत को मारते हुए भी अपनी मर्दांगी की फिक्र पल जाती है। चंद लम्हे सोचने के बाद मैंने सूफी के घर का नंबर मिलाने लगा, ताकि मेहरी को मजीद सख्ती से मना कर दूं कि वो किसी भी सूरत बाहर ना निकले और ना ही गेट खोले, जबकि सलमान परेशान हाली से मेरी जानिब देख रहा था। मुझे नंबर मिलाने देखकर सलमान बोला, क्या हुआ यासिर भाई? सलमान की आवाज सुनकर मेरा ध्यान सलमान की तरफ हो गया और साथ ही मैंने कॉल करने का इरादा मुलतवी करते हुए कहा, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मैं फ्री होकर तुमसे बात करता हूँ। ये कहकर मैंने सलमान का जवाब सुने बगैर तेज तेज कदम उठाते हुए सीढ़ियों की जानिब चल पड़ा। सलमान को शायद सूरत हाल का अंदाजा हो गया था, इसलिए इसने किसी किस्म की जिद नहीं की। मैं तेज तेज सीढ़ियां उतरने के बाद सीधा अपने कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा लॉक कर लिया और मैंने मोबाइल निकालकर उजलत में सूफी के घर का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। चंद बेल्स के बाद कॉल अटेंड हुई, मगर उगे से आवाज़ नहीं आई। मैंने हेलो कहा, मेहरी, मैं यासिर बोल रहा हूँ। तो मेहरी बोली, हाँ जी, मैं समझ गई, पता नहीं किसकी कॉल है, इसलिए खामोश थी। मैंने कहा, कोई मसला तो नहीं, सब खैरियत है। वो घबरा कर बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मेहरी बोली, अपने तो मुझे भी डरा ही दिया, मुझे लगा कोई मसला बन गया है। मैंने कहा, नहीं, मसला तो कोई नहीं बना, मैंने वैसे ही खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी, अगर कुछ चाहिए तो बता दो। मेहरी बोली, नहीं, फिलहाल तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपका शुक्रिया कि आपको हमारी फिक्र है, मुझे शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा मत करवाइए। अच्छा, ये बताओ क्या कर रही थी? मेहरी बोली, अभी तो कुछ भी नहीं कर रही थी, अलबत्ता कुछ देर पहले अम्मा के कपड़े तब्दील किए हैं और असद को भी जबरदस्ती नहलाकर इसे ट्राउजर शर्ट पहनाया है। मैंने कहा, वेरी गुड, और तुमने भी कपड़े तब्दील किए हैं कि नहीं? मेहरी बोली, नहीं, मैं कल तब्दील करूंगी। मैंने कहा, एक दफ़ा वैसे ही पहनकर साइज तो चेक कर लेना था। मेहरी बोली, मैंने साइज देख लिए हैं, मुझे पूरे आ जाएंगे। मैंने कहा, अच्छा, मेरा नंबर नोट कर लो, अगर कोई मसला हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल कर लेना, और मैं फिर से ताकीद कर रहा हूँ कि बाहर का गेट नहीं खोलना। मेहरी बोली, नहीं खोलूंगी, वैसे भी मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी गेट खोलने की? मैंने कहा, अच्छा, मेरा नंबर नोट कर लो। ये कहकर मैंने नंबर बताना शुरू कर दिया। नंबर लिखवा कर कुछ देर मेहरी को ज़रूरी हिदायत देने के बाद मैंने कॉल बंद कर दी। मैंने मेहरी को ये नहीं बताया कि बस्ती के लोगों ने किस कदर हंगामा आराई की हुई है, वरना वो परेशान हो जाती और मेहरी लोगों के लिए सामान लेने की खातिर में 2-3 घंटे शहर में फिरता रहा। मगर मुझे इस बात की भनक भी नहीं लगी कि शहर के बाहर मेन रोड पर क्या चल रहा है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं अंदरूनी रास्तों से शहर की तरफ गया था, वरना मेरी गाड़ी ठरेस हो सकती थी। एक तो वीगा डाला था और दूसरा इस पर फायर भी लगे हुए थे। खैर, अब जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे भी शादे तक बात पहुंचाकर मैं काफी रिलैक्स हो गया था। ऐसे छोटे से मसले में सबीहा खातून को लाना नहीं चाहता था, वरना तो वो वहीं बैठे सारा मसला हल कर देती। मैं अभी सोचों में गुम था कि मोबाइल की बेल बजी। मैंने नंबर देखा तो दुकान के लोकल नंबर से कॉल आ रही थी। जुनैद की कॉल देखकर मेरी छठी हिस्स ने खतरे का अलार्म बजा दिया। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद कॉल अटेंड की तो दूसरी जानिब से लड़की की घबराई हुई आवाज सुनकर मैं चौंक गया। सर, मैं सबा बोल रही हूँ, जुनैद भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मैंने कहा, कब और क्यों? सबा बोली, अभी 10 मिनट पहले पुलिस की गाड़ी आई थी और उन्होंने आते ही आपके बारे में पूछना शुरू कर दिया। जुनैद भाई ने लाइल्मी का इजहार किया तो पुलिस वाले ने जुनैद भाई को थप्पड़ मारकर इसे गिरेबान से पकड़ा और दुकान से बाहर ले गए। बाहर ले जाकर भी जुनैद भाई को थप्पड़ मारे और जुनैद भाई को गाड़ी में बिठाकर गाली भगा कर ले गए। मैंने सर खुजाते हुए कहा, तुम लोग परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। बल्कि तुम ऐसा करो, ग्लास डोर को अंदर से लॉक कर लो, मैं कुछ गार्ड्स भेज देता हूँ। मेरे आने तक गार्ड दुकान के बाहर मौजूद रहेंगे और तुम दोनों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं। सबा घबराए हुए बोली, सर, जल्दी कुछ करे, डर के मारे हमारा बुरा हाल हो रहा है। मैंने कहा, तुम परेशान मत हो और जैसे मैंने कहा वैसे ही करो। 10 मिनट में गाड़ी दुकान पर पहुंच रही है। ये कहकर मैंने कॉल बंद की और उजलत में शादे के नंबर पर कॉल मिला दी।
कॉल अटेंड करते ही शादी बोला, मैं तुम्हें कॉल करने ही लगा था। अच्छा बात सुन, तुम इस बस्ती से निकलने के बाद फैमिली को घर छोड़कर कहीं और भी गए थे? मैंने कहा, हाँ, मैं बाजार गया था राशन का सामान वगैरह लेने, इसके बाद दुकान पर गया था। शादी बोला, कमाल करता है यार, इतना बड़ा काम करने के बाद बजाय कुछ अरसा अंडरग्राउंड होने के तुम इसी वक्त बाजारों में घूम फिर रहे हो। तुम्हारी इसी गलती की वजह से तुम ठरेस हो गए हो। मैंने कहा, हाँ यार, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले दुकान पर पुलिस गई थी और जुनेद को उठाकर अपने साथ ले गई है। शादी बोला, मेरी आईजी साहिब से बात हुई है, उन्होंने तसल्ली दी है, मैं अभी तेरी तरफ आ रहा हूँ, हमें अभी थाने जाना होगा। और मैंने कहा, मुझे भी। शादी बोला, हाँ तुझे भी, बाकी बात मैं आकर बताता हूँ। मैंने ओके कहकर कॉल बंद कर दी और अलमारी से खद्दर का सूट निकाल कर पहना और नीचे कीली चप्पल और मूंछे दाढ़ी सीट करके कमरे से बाहर निकला और ड्राइंग रूम के बैरूनी दरवाजे की जानिब चल पड़ा। हथियार वगैरह मैंने कपड़े बदलते वक्त तब ही कमरे में रख दी थी जब मैं मेहरी को छोड़कर घर आया था, क्योंकि मैंने कौन सा बाहर जाना था, इसलिए थाने में मेरी तलाशी भी होती तो कोई टेंशन नहीं थी। और मुझे तैयार देखकर सलमान बोला, यासिर भाई किधर जा रहे हैं? मैंने इसकी जानिब देखकर मुख्तसर अंदाज में कहा, एक जरूरी काम है। ये कहकर मैं बाहर गैराज में आया तो 2-3 गार्ड्स मेरी जानिब बलते हुए बोले, साहिब जी, कि आपकी गाड़ी पर फायरिंग हुई थी? मैंने गाड़ी की जानिब नजर डालकर कहा, हाँ, झगड़ा हो गया था। वो गार्ड बोले, साहिब जी, आपने हमें बताया ही नहीं और आप अकेले गए क्यों थे? मैंने कहा, यार बस मैं तो किसी और काम से जा रहा था, बस रास्ते में कुत्तों से पिंगा हो गया। गार्ड्स बोले, साहिब जी, हमें बताएं कौन लोग थे, अभी चलकर उनको सबक सिखा देते हैं। मैंने कहा, सबक तो मैंने सिखा दिया था, अभी शादी आ रहा है, मैं इसके साथ जरूरी काम से जा रहा हूँ। तुम में से 3 लोग दुकान पर चले जाओ, जब तक मैं ना आऊं तुम लोगों ने दुकान के बाहर अलर्ट खड़े रहना है। ये कहकर मैंने काके की जानिब देखकर कहा, अगर कोई मसला हुआ तो तुम्हें कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दूंगा। कुछ देर में ही शादी पुजारों में आ गया, इसके साथ लंदी जीप थी जिसमें गार्ड्स बैठे हुए थे। शादी से मिलकर मैंने कहा, वी गादाला भी साथ ले जाना है? शादी बोला, नहीं, फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। मैंने गार्ड्स को दुकान पर भेजा और शादी के साथ गाड़ी में बैठ गया। शादी बोला, अब वहां जाकर तुमने बिल्कुल खामोश रहना है, अगर एसएचओ तल्ख थी हो तो तुमने अपने आप पर कंट्रोल रखना है। मैंने कहा, वो तो ठीक है, मगर तुमने तो कह रहे थे आईजी से बात हुई है, फिर एसएचओ क्यों बदतमीजी करेगा? शादी ने ड्राइवर को सिटी थाने की तरफ गाड़ी ले जाने का कहा और मेरी जानिब देखकर बोला, उन लोगों ने मुद्दई पार्टी को मुतमईन करने के लिए कोई ना कोई ड्रामा तो करना है। इस बात की मुझे गारंटी मिल गई है कि तुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें इस केस से ऐसे निकालेंगे जैसे मक्खन से दाल निकालते हैं। मैंने कहा, आईजी ने कहा किया है? शादी बोला, इसने बस यही कहा है कि तुझे लेकर एसएचओ के सामने पेश हो जाऊं, बाकी एसएचओ खुद ही सारे मामले को कंट्रोल कर लेगा, अभी वहां जाकर ही पता चलेगा कि एसएचओ और किया गेम डालता है। मैंने कहा, चौधरी साहिब को बताया है? शादी बोला, हाँ, चौधरी साहिब ने ही आईजी को कॉल करके मुझसे बात कराई थी। ये कहकर वो खामोश हो गया। कुछ ही देर में सिटी थाने पहुंचे तो थाने के बाहर औरतों और मर्दों का रश लगा हुआ था। उनका हुलिया देखते ही मैं समझ गया कि ये बिला बलोच के लोग हैं जो थाने के बाहर एहतजाज के तौर पर जमा हैं। हमारी गालियां देखकर उन सब की तवज्जो हमारी तरफ हो गई। मेरे लिए ये बोनस था कि उन लोगों ने मेरी शक्ल नहीं देखी हुई थी, वरना वहां अच्छा खासा पिंगा हो जाना था। शादी बोला, ये सारे लोग उनके ही हैं, जरा देखिए उन लोगों को, किया उनके साथ हमारी लड़ाई बुनती है। मैंने कहा, यार मैंने तुम्हें बताया तो था कि कुन हालात में मुझे गोली चलानी पड़ी, वरना आज उनकी जगह तुम लोग थाने का घेराव करके खड़े होते। शादी हंसते हुए बोला, बस ज्यादा बलाने की जरूरत नहीं। अच्छा बात सुन, गाड़ी से निकलते वक्त तुम बिल्कुल नॉर्मल रहना, जैसे हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। गाड़ी रोककर शादी ने ड्राइवर को गाड़ी बाहर ही खड़ी रखने और वहां मौजूद लोगों से किसी किस्म की बात ना करने की ताकीद करके मुझे अंदर चलने का कहा। हम दोनों ने वहां मौजूद लोगों को नजरअंदाज करके थाने में दाखिल हो गए। अंदर जाने लगे तो गेट पर खड़े कांस्टेबल ने हम दोनों को रोकते हुए पूछा, किससे मिलना है? शादी अपने मखसूस अंदाज में बोला, एसएचओ साहिब से हमारी मुलाकात है, उनसे मिलना है। कांस्टेबल बोला, साहिब जी अभी मसरूफ हैं। शादी बोला, जाकर उनको बोलो कि शहजाद गुज्जर आया है। कांस्टेबल ने हम दोनों पर गहरी नजर डाली और हमारी तलाशी लेने के बाद हमें साथ लेकर वेटिंग रूम में बैठने का कहकर बोला, मैं एसएचओ साहिब से इजाजत लेकर आता हूँ। शादी ने हम कहकर बैठते हुए कहा, बाहर खड़े लोगों को देखकर तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि इस वक्त थाने वालों पर किस कदर प्रेशर है। मैंने कहा,
यार, मैं इसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो इससे उलझने से भी परहेज कर रहा था, मगर साले ने मेरे गिरेबान पकड़ लिया। फिर भी मैंने सिर्फ इसे धक्का देकर गिरेबान छुड़ाया। इसने पिस्तल निकाल लिया। इसके तेवर ऐसे थे कि अगर मैं इसका काम ना करता तो इसने मेरा काम कर देना था। शादी बोला, चल दफा करो, जो होना था वो हो गया, अब गिले में पुला एओल बजाना तो पड़ेगा ही। कांस्टेबल दरवाजे में आकर बोला, अब दोनों आ जाए। हम दोनों उठकर वेटिंग रूम से बाहर निकले तो कांस्टेबल ने दाएं जानिब चलने का कहा। बरामदे से होते हुए हम एसएचओ के कमरे के पास पहुंचे तो कांस्टेबल ने दरवाजा खोला और एक बार फिर से एसएचओ से इजाजत लेने के बाद हम दोनों को कमरे में जाने का कहा। कमरे में दाखिल होते ही एसएचओ को सलाम करते हुए हम दोनों इसके सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। शादी ने हाल अहवाल पूछने के बाद कहा, आईजी साहिब ने आपको तफसील तो बता दी होगी। एसएचओ बोला, हो जी, आईजी साहिब का मुझे फोन आया था। पहले तो मुझे ये बताओ कि इस बंदे को किसने मारे थे। शादी ने मेरी जानिब इशारा करते हुए कहा, मेरा छोटा भाई है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में इसने मारे थे, वरना वो इसे मार डालता। एसएचओ ने कहकर मुझे गौर से देखना शुरू कर दिया। चंद लम्हे वो तसलसल से मुझे देखते हुए गहरी सोच में डूबे रहने के बाद बोला, तुम्हारा नाम यासिर है? मैंने कहा, जी मेरा नाम यासिर है। एसएचओ बोला, मैम बाजार में जो बुटीक की दुकान है वो तुम्हारी है? मैंने कहा, मेरी थी लेकिन अब नहीं है, मैंने पहले ही सेल कर दी है। इसने कहा, अपने इस लड़के को बिलावजह उठवाया है? एसएचओ बोला, मजबूरी थी। अगर आईजी साहिब का पहले फोन आ जाता तो इसे उठाने की नौबत नहीं आती, मगर तब हालात ऐसे थे कि वो लड़का ही तुम तक हमें पहुंचा सकता था। ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि टार्चर करने से पहले ही आईजी साहिब का फोन आ गया, वरना वो खुद ही हमें तुम तक ले जाता। खैर, तुमने इसे ऐसा क्यों मारा? मुझे सब कुछ सच बताओ, मुझे अपना दोस्त समझो। अगर सच बताओगे तो तुम्हें बचाने में मुझे आसानी हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। वो आदमी जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है और इसके लोगों ने पिछले 3 घंटों से मेन रोड ब्लॉक किया हुआ था। बड़ी मुश्किल से मुज़ाकरात करने के बाद उनको हर तरफ की गारंटी देकर रोड खिलवाया है। अभी उनके कुछ लोग थाने के बाहर खड़े हैं कि जब तक तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर लेते तब तक वो लोग इधर ही रहेंगे। शादी बोला, यासिर, घबराने की जरूरत नहीं, जो भी हुआ एसएचओ साहिब को सब कुछ सच बता दो। मैंने हम कहकर सारी कहानी सुनानी शुरू कर दी, मगर इसमें मेहरी को अपने खास दोस्त की बहन बताया और साथ में मेहरी लोगों के गुज़श्ता हालात के बारे में भी आगाह कर दिया कि वो किसी कदर शाहाना जिंदगी गुजार रहे थे। सारी कहानी सुनने के बाद एसएचओ ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और गहरी सोच में फंस गया। तभी शादे ने साइड जेब से 1000 के नोटों वाली 2 गुड्डियां निकालकर एसएचओ के सामने रखते हुए कहा, साहिब जी, ये मिठाई मेरी तरफ से है और अब चाय आप मंगवा ले, और साथ में मेरी अब से बस यही गुजारिश है कि इस मामले को रफ-दफ कर दीजिए। एसएचओ ने एक नज़र नोटों की गुड्डियों पर डाली और साथ ही दोनों गुड्डियां उठाकर हाथ पर तोलते हुए कहा, मामला रफ-दफ करने वाला तो नहीं है, हम पर जिस कदर प्रेशर है वो तुम लोग अच्छे से जानते हो। आईजी साहिब की सिफारिश भी है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मगर अब की मिठाई में मिठास बहुत कम है और मैं ज्यादा मीठा खाने का आदी हूँ। शादी बोला, साहिब जी फिक्र मत करे, हम यारों के यार हैं, आपको इतना मीठा खुला देंगे कि आपको शुगर होने का डर पड़ जाएगा। ये कहकर शादे ने कहा लगाया, जबकि एसएचओ भी हंस पड़ा। शादी बोला, मजीद मिठाई सुबह पहुंच जाएगी, इसकी फिक्र मत करे। एसएचओ बोला, कोई बात नहीं, अब बंदे अच्छे लगे हैं, अगर ये भी चाहिए तो ले जाएं, कल इकट्ठे भेज देना। शादी बोला, नहीं नहीं, ये आप रख लें, अभी रात हो गई है, बैंक भी बंद हैं, वरना मैं अभी ला देता। एसएचओ बोला, नहीं नहीं शहजाद भाई, ऐसी बात करके शर्मिंदा तो ना करे, बस इतनी मेहरबानी करना कि आईजी साहिब को इस मिठाई के बारे में इल्म ना हो। शादी बोला, बेफिक्र रहे, समझ ले के बात यहीं दफन हो गई। एसएचओ बोला, गुड, अच्छा मैं चाय का कह दूं, फिर गुपशिप करते हैं। ये कहकर एसएचओ ने इंटरकॉम पर चाय का ऑर्डर दे दिया और मेरी जानिब देखते हुए कहा, अब हम असल मामले पर आते हैं। यासिर बेटा, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि बस्ती के किसी फर्द ने तुम्हें देखा नहीं, वरना तुम्हें साइड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अब तुम लोगों को एक काम करना होगा, अपना एक ऐसा बंदा हमारे हवाले कर दो जो काबिल एतमाद हो। इस बंदे को हम मुजरिम बनाकर मुद्दई पार्टी के सामने पेश कर देंगे, इस तरह उनको तसल्ली भी हो जाएगी और हमारी इज्जत भी रह जाएगी, और साथ में यासिर भी इस केस से निकल जाएगा। एक और काम भी करना है, जो गाली इस वाक़ये में इस्तेमाल हुई है वो गाली भी कुछ दिन थाने रखनी पड़ेगी। शादी बोला, मगर हमारे बंदे का आप क्या करेंगे? एसएचओ बोला, करना क्या है, कुछ दिन यहाँ रखेंगे, इसके बाद अब कोई अच्छा सा वकील करवा कर इसकी जमानत करवा लेना।
मगर ये थी जहन नशीन कर ले के बंदे की जमानत मंजूर करवाने के लिए इस लड़की को अदालत में पेश करना होगा जो तुम्हारे दोस्त की बहन है। अदालत में वो लड़की ये बयान देगी कि बिला बलोच नामी शख्स ने इसे डरा धमका कर वहां रखा हुआ था। जब इसके भाई के दोस्त को पता चला तो वो इसे लेने आया। तभी बिला बलोच ने जानबूझकर तल्ख कलामी करनी शुरू कर दी और साथ ही हाथापाई हो गई। आपने इसे बहुत समझाया मगर अचानक इसने फायरिंग कर दी और अब अपने दिफा में फायरिंग की जद में आ गए। इस तरह सेल्फ डिफेंस का केस बन जाएगा और अब के बंदे की दूसरी या तीसरी पेशी में ही जमानत हो जाएगी। इस एचओ से मजीद तफसील जानने के बाद इस एचओ की बातें हमें माकूल लगे, मगर अब बंदा कौन सा देना है, इस मसले का हल भी शादे ने निकालते हुए इस एचओ से कहा, सर जी अपने किसी कांस्टेबल को बाहर भेजे, वहां मेरे गार्ड्स में से रफीक उर्फ पक्के नामी बंदा होगा, इसे बिला ले। इस एचओ ने टेबल पर पली बेल का बटन दबाया तो चंद लम्हों बाद कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ। इस एचओ ने इसे तफसील बताकर भेज दिया। फिर कुछ ही देर बाद कांस्टेबल पक्के को अपने साथ लेकर अंदर दाखिल हुआ तो इस एचओ ने पक्के को गौर से देखते हुए कहा, बंदा पक्के पैरों वाला है ना? शादी बोला, सर जी ये अपना जिगर है, इसे जहां खड़ा कर दूंगा, ये अपनी जगह से हिलने वाला नहीं। इस एचओ बोला, गुड, क्योंकि अदालत में वकील तरह तरह के सवालात करके अच्छे खासे बंदे को कंफ्यूज कर देते हैं। शादी बोला, इसे जो पत्ती पला दूंगा ये इसके अलावा एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। जबकि पक्के हैरानी में मिटा हुआ हमें देख रहा था कि इसे किस चक्कर में डालने लगे हैं। शादे ने पक्के को अपने पहलू में कुर्सी पर बैठने का कहा और इसे सारी तफसील से आगाह करना शुरू कर दिया और इसे कसूरवार बनाकर पेश किया गया। 1 घंटे में पक्के को हर पहलू में समझा दिया गया। पक्के को तैयार करने के बाद इस एचओ ने कांस्टेबल को बिलाकर कहा, इसे ले जाकर हवालात में बंद कर दो और जो जुनेद नामी लड़का दुकान से उठा कर लाए हो इसे यहाँ ले आओ। शादे ने एक बार फिर से पक्के को तसल्ली देने के बाद कांस्टेबल के साथ रुखसत कर दिया। उनके जाने के बाद इस एचओ बोला, यासिर बेटा एक काम और करना है, जिस लड़की को तुम वहां से लेकर आए हो इसे एक बार थाने में लाकर पक्के के रूबरू करना है ताकि दोनों एक दूसरे की शक्ल से वाकिफ हो जाएं, और इस लड़की को भी सारी तफसील से आगाह करना लाजिम है क्योंकि अदालत में वकील आहज साहिब लड़की से भी सवाल जवाब कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रहे कि दोनों के बयानात में किसी किस्म का तजाद ना हो। मैंने कहा, सर जी अब बेफिक्र रहें, जब आप कहेंगे मैं इसे ले आऊंगा। इस एचओ बोला, 1-2 दिन का वक्फा डालकर मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब इसे ले आना, तब तक थाने के बाहर जमा हुए लोग भी मुंतशिर हो जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है सर जी, जैसे आपको मुनासिब लगे। तभी जुनेद कांस्टेबल के हमरा अंदर दाखिल हुआ तो मुझे देखकर सलाम किया। मैं उठकर जुनेद से मिला और इसका हाल अहवाल दरियाफ्त किया तो इसने तसल्ली बख्श जवाब दिया। मैंने मजीद इससे कोई बात नहीं की। कुछ देर बाद जुनेद के हमरा हम थाने से निकलकर गाड़ियों में बैठे तो मैंने शादे को कहा कि जुनेद को दुकान पर छोड़ना है। शादे ने ड्राइवर को बाजार की तरफ चलने का कहा। जुनेद बोला, यासिर ये सब क्या सीन है? पुलिस वाले कह रहे थे कि तुमने किसी को फायर मारा है और लड़की को भी अगवा किया है। मैंने कहा, अगवा नहीं किया बल्कि अगवा शदा को बाजियाब करवाया है। जुनेद बोला, मगर वो लड़की कौन थी और किस किसने इसे अगवा किया था? मैंने कहा, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले ये बता पुलिस वालों ने मारा तो नहीं? जुनेद बोला, नहीं, वो तो बैंड बाजे के साथ मुझे घोड़ी पर बिठा कर लाए थे। जुनेद की बात सुनकर शादी भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। जुनेद बोला, इसने बाजार में सबके सामने मुझे थप्पड़ मारे थे, सारी इज्जत का जनाजा निकल गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, और जब हम तुझे छुड़ाने जाएंगे तेरी इज्जत डबल हो जाएगी। बाकी शुक्र कर बीच गया है, जितना तो चिकना बुच्चा है, शुक्र कर तुझे घोड़ी नहीं बनाया और ना अभी तुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। मेरी बात सुनकर शादी खिलखिलाकर हंस पड़ा, जबकि जुनेद जयपत्ती हुए खामोश हो गया।